गुड आफ्टरनून। ये 8 दिसंबर की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, उनको देखेंगे। पहले नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी के प्रोडक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट द यूएस टैरिफ ट्रबल्स आवर इकोनॉमी इज़ गोइंग टू ग्रो 7.4% इन 2025 एंड 26 ना 24 एंड 25। ओके, सॉरी 25 एंड 26 वही चल रहा है, क्योंकि 26 तो चल ही रहा है ना। तो 2025-26 में हमारी जीडीपी 7.4% ही ग्रो करेगी। Q1 एंड Q2 की बात अगर करें तो क्वार्टर वन में हमारी 7.8% रही थी, क्वार्टर टू में हमारी 8.2% रही थी, और क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में हमारी जीडीपी के प्रोडक्शन 6.8% रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी 7.4% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। इट डजेंट मैटर यूएस टैरिफ्स आर ऑन अस, हमारी जीडीपी रोबस्ट ग्रोथ रहने वाली है। ये रियल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, नॉट नॉमिनल, है ना। रियल जीडीपी एक बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है, जो कि हमारा 2011-12 है इस समय। और नॉमिनल जीडीपी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा। ये रहा 11-12 है बेस ईयर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। ये ऑनर किलिंग का केस है। कर्नाटक में अपनी इस लड़की को मार दिया एक बाप ने। ये प्रेग्नेंट थी, 20 साल की लड़की थी। इस टाइप की किलर्स को ऑनर किलिंग्स बोला जाता है। सम्मान के लिए हत्या कर देते हैं, सम्मान के लिए हत्या। माँ बाप क्या करते हैं, जैसे उनकी बेटी या लड़का कुछ इस तरह की हरकत करते हैं जिससे परिवार का सम्मान खतरे में आता है, तो अपनी ही बेटी या बेटे की ये लोग जान ले लेते हैं। तो इसको ऑनर किलिंग कहा जाता है। आई होप ये टर्म आपको पता रहे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जस्टिस वर्मा है। ये इनका आपको याद होगा कि इनके घर में करोड़ों रुपए जले पाए गए थे, और इन पे चूँकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इन पे केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो देख लेते हैं। तो देखो, इन्होंने क्या किया था, इनके रिमूवल के लिए, इम्पीचमेंट के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा में एक मोशन, दोनों में ही मोशन लाया गया था। तो राज्यसभा के जो एक तो चेयरमैन होता है, एक होता है वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन होता है वो हमारा होता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इसके पास तक तो बात ही नहीं गई थी, वाइस चेयरमैन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है कि नहीं? तो रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद लोकसभा वाले ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद इसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। इसका रिमूवल का ये प्रोसेस होता है, ये भी मैं एक्ट बताऊंगा। 1968 का एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो इनके वकील का ये कहना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक साथ नोटिस दिया जाता है, तो दोनों से ही पास होके एक जॉइंट कमेटी बैठनी चाहिए थी, ना कि अकेली लोकसभा की कमेटी। क्लियर है कि नहीं? अब चूंकि राज्यसभा ने अगर उसका वो रिजेक्ट कर दिया है, तो लोकसभा के पास कोई अधिकार नहीं है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही कहा है कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि लोकसभा तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठा सकती है। राज्यसभा ने अगर ये चेयरमैन को बाईपास करते हुए वाइस चेयरमैन ने तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया, तो लोकसभा तो इंक्वायरी सेटअप कर ही सकती है भाई। तो यही सारी बातें चल रही है इसमें। सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपना वर्डिक्ट देगा। तो ये सेक्शन 3 और 2 में ये सारी बातें दे रखी हैं। तो ये है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। ओके, आर्टिकल 124 में ही इनके रिमूवल का और अपॉइंटमेंट का दोनों का दे रखा है। इसी रिमूवल के लिए ही हम ये आर्टिकल जजेस इंक्वायरी एक्ट आए थे। इसमें ये लिखा है आर्टिकल 124 में कि इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट बताएगी। पार्लियामेंट ने कैसे बताया, जजेस इंक्वायरी एक्ट को पास करा दिया, और उसके बाद बता दिया कि ये प्रोसीजर होगा। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट में मोशन जारी किया गया था, और वो प्रक्रिया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ओके, नेक्स्ट, कम्युनलाइजिंग एजुकेशन। तो देखो, ये एक मेडिकल कॉलेज है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये है जम्मू में, और ये वैष्णो देवी मतलब हिंदू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन लोगों ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर के 50, मतलब ज़्यादा 55-60 सीटें ही थी, उसमें से 50 मुसलमान लोगों को ही भर्ती कर लिया इन्होंने कश्मीर के। तो जब हिंदुओं के पैसे से चल रहा है, कह रहे हैं कि तुमको क्या हिंदू लड़के मिल नहीं रहे नीट की तैयारी करने वाले। ये क्या होता है कि हर जगह तुम अपना प्रोपेगेंडा वो फैलाओ। तो इन्होंने कहा कि ये हमने जो किया है
ये हमने नीट की काउंसलिंग के बेसिस पे इन बच्चों को लिया है, नीट का एग्ज़ाम जो पास करके आए उनकी मेरिट पे, है ना। तो यही रो चल रहा है, और इसमें ये आर्टिकल आया कि एजुकेशन को कम्युनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट और भी बच्चे होंगे, मतलब इसमें रिजर्वेशन का कुछ इशू है कि उन्होंने कुछ रिजर्वेशन दे दिया है लोकल लोगों को। जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के ही लोगों को रिजर्वेशन दे दिया है, तो वहाँ पे एक साथ इतने लोगों को भर लिया है। तो वही सारी बातें हैं, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आएगा आगे चल के तो इसको देख लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। मैंने आपको बताया था कि माओइस्ट आइडियोलॉजी को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं ये बता देता हूँ। 31 मार्च 2026 तक का टारगेट अमित शाह ने दिया था कि सरेंडर कर दो वरना तुमको ख़त्म कर देंगे सबको। तो माओइस्ट हो गए, मिलिटेंट्स हो गए, इन सबको ख़त्म करने का टारगेट 31 मार्च तक का है। ओके, ये टारगेट पूछा जा सकता है। तो उसी के लिए 26 माओइस्ट लोगों ने कहा भैया ये रहे हमारे हथियार, हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें मत मारो जान से। इन 26 लोगों के ऊपर बाउंड्री कितने की थी? 64 लाख की थी। इसका मतलब ये धमकी काम कर रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी। ये केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, साउथ के जितने भी स्टेट हैं अपने आप को बहुत ही 100% लिटरेसी सर, मतलब खुद को बहुत ही एजुकेटेड स्टेट्स मानते हैं, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा है लैंग्वेज का, उसमें ही ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। नहीं समझे, लैंग्वेज से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसमें क्या हुआ है कि कर्नाटक के गवर्नमेंट ने केरला की गवर्नमेंट, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, उसको बोला है कि तुम्हारा ये जो लैंग्वेज बिल लेके आए हो तुम, मलयालम, इसका बिल का नाम है मलयालम भाषा बिल 2025। तो कर्नाटक वाले कह रहे हैं कि गवर्नर साहब इसको मंजूरी मत दे देना। क्यों? क्योंकि ये मलयालम को कंपलसरी कर दे रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज इन ऑल स्कूल्स अक्रॉस केरला। तो मतलब जो पहली लैंग्वेज होगी सारे स्कूल्स में मलयालम ही होगी। तो कर्नाटक वाले ये कहने वाले हैं, तो कर्नाटक स्टेट के कुछ कन्नड़ बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं, उनके ऊपर भी अगर आप मलयालम थोपोगे तो उनकी मदर टंग का, फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन हो जाएगा, है ना, लैंग्वेज प्रोटेक्शन का, कि मतलब हम अपने उसमें पढ़ा नहीं पा रहे हैं लैंग्वेज में। तो इसके लिए ही कर्नाटक ने उसके गवर्नर को बोला है कि साहब रिजेक्ट कर दो बिल को, ठीक है कि नहीं, ये मत मानो। तो यही बिल था, बस इसको याद रखना। मुझे लगता नहीं है कि ये पास हो पाएगा, क्योंकि इसको गवर्नर साहब रिजेक्ट कर देंगे प्रेसिडेंट के लिए। गिव मी सेकंड। हाँ, ओके, तो इसको रिजर्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये नोबल इकोनॉमी मिला था अमर्त्य सेन को, ये हमारे इंडिया के ही हैं। तो एसआईआर चल रहा है बंगाल में, तो उनसे उन्होंने इसको बुला लिया, समन कर लिया है कि भाई साहब तुम आओ, तो हमको ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा की एज 15 साल की थी, तभी तुम्हारा जन्म कैसे हो गया। नहीं समझे? तो मतलब बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हुई होगी, या तो है ना 12 साल या 13 साल की उम्र में इनके मम्मी पापा की शादी हो गई होगी और 2 साल बाद ही इनका बच्चा हो गया होगा, या तो ये केस हुआ होगा। तो इनका जन्म बहुत ही इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि 15 साल का, 15 साल मतलब 15 साल कह रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप 15 साल के ही थे जब तुम्हारा जन्म हो गया, तो ये कुछ अटपटी सी बात लग रही है। तो आके जस्टिफाई करो। तो एसआईआर जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में बहुत ही थॉरोली हो रहा है। तो अमर्त्य सेन जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर है उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो उनको भी आज जाके सफाई देनी पड़ेगी वहाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मैं आईएनएस कौंडिन्य के बारे में बता चुका हूँ। ये पोरबंदर से चली थी। पोरबंदर से कहाँ तक के लिए जा, पोरबंदर पड़ता है गुजरात में, और जा कहाँ रही है, जो ओमान के लिए जा रही है। ओके, तो इसका जो बनाने वाला है बाबू शंकरन, इसका नाम याद रखना। तो ये नई चीज़ है इसमें कि बाबू शंकरन को मतलब बुलाया गया है, कि मतलब समन किया गया था कि भाई ये जो गुप्ता पीरियड की टेक्नोलॉजी पे बिना स्टिचेस, मतलब बिना लोहा लंगड़ के स्टिच करके सिल के ही इसको बनाना है। ओके, तो इसमें कुछ मिथिकल मोटिव्स भी यूज़ किए गए हैं। मिथिकल क्रिएचर्स होते हैं ना, जैसे मतलब कोई आदमी है उसके ऊपर सिर घोड़े का हो, सेंटोर्स बोलते हैं, तो इस तरह के हैं। इनका नाम है गंधर्वगुड़ा, गंधर्वुंडा बर्ड। ये बर्ड और सूरज भगवान का एक वो है। दूसरा है सिम्हा याली, तो ये मिथिकल क्रिएचर है। इसमें शेर का सिर होता है, हड़प्पन स्टाइल का है, डेक ये बनाया गया है। तो ये मोटिव भी इसमें यूज़ किए गए हैं, मतलब एक मूर्ति रही होगी, उसके ऊपर सिर होगा शेर का, सिम्हा याली। ओके, आई होप कि आप इसको याद कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। नेट ग्रिड के बारे में बात करें तो नेट ग्रिड को ये बोल रहे हैं कि डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म है। नेट ग्रिड में अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि 2008 में जो आतंकवादी 26/11 का इंडिया पे अटैक हुआ था,
उसके ही तर्ज पे इसको बनाया गया था। 2009 में सरकार ने इसको, दिसंबर 2009 में बोला था कि हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे, होम मिनिस्ट्री ने वो बताया गया था। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है। तो इसमें बहुत सारे वो हैं कि ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म कैसे ला सकता है, मतलब गुंडागर्दी हो सकती है इस एक्ट को लेके। ठीक है। इसमें हाईलाइट किया एक गांडीव नाम का एक एंटिटी रिजोल्यूशन सर्च इंजन भी, एक एनालिटिकल इंजन हमने वो जारी कर रखा है। तो इस गांडीव को याद रखना है ना, मतलब इसी ऐप से लिंक्ड है। कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो ये गांडीव में सर्च करेंगे तो नेट ग्रिड के होके वो डाटा दे देगा, इस तरह का है। तो जो एप्रीहेंशंस हैं उनको देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं इस नेट ग्रिड के साथ। पहला तो ये है कि इसको एनपीआर के साथ लिंक कर दिया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स के साथ। तो बहुत ज़्यादा इशू ये आ जाएगा कि अगर जितने भी लोग हैं, इसको एक तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हटाने के लिए या लोगों को हरास करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है ना। प्लस सेग्रीगेशन जो केवाईसी नॉर्म है वो बहुत टफ हो जाएंगी। तीसरा है कि एल्गोरिदम्स हैं वो बायस कर सकती हैं, है ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं, रिलीजन बेस्ड, ज्योग्राफी एनालिटिकल बेस्ड, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो एल्गोरिदम्स के थ्रू किया जा सकता है। ऐसे सेग्रीगेट कर लें मुसलमान कौन से हैं तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, या देख लें कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने बाहर रह रहे हैं उनके खिलाफ बाहर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पॉलिसी पैरालिसिस हो सकती है। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, टारगेट किया जा सकता है लोगों को, है ना, सारा डाटा इस पर अवेलेबल रहेगा। ओके। और चौथी अप्रीहेंशन है कि हमारा ये केएस पुत्तास्वामी जजमेंट था ना, राइट टू प्राइवेसी, इसमें आया था। तो प्राइवेसी का इशू, जब सब सारा डाटा हर एक व्यक्ति का नेट ग्रिड पे अवेलेबल होगा तो छोटी छोटी चीज़ के लिए सरकारें क्या करेंगी ना, उसको ट्रबल करने लगेंगी। जैसे आज मैं हूँ, मेरा सारा डाटा नेट ग्रिड पे अवेलेबल है और मेरी किसी सरकारी आदमी से बहस हो जाती है, वो करप्शन कर रहा हो, मैं उसको सुना देता हूँ, वो क्या करेगा, वो नेट ग्रिड पे मेरा सर्च करेगा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी, वो उसको पब्लिक में लीक कर सकता है, डॉक्सिंग कर सकता है, इसको डॉक्सिंग बोलते हैं। या फिर वो, मैंने मान लो कहीं चालान ना भरा हो या सड़क पे कोई गलत चीज़ मैंने क्रॉस कर दी हो, रेड लाइट क्रॉस कर दिया हो, तो उसके खिलाफ केस करके मुझे हरास किया जा सकता है। ओके। तो ये प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें। और एक पांचवा ये है कि नेट ग्रिड के आने से थोड़ी ना है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो हो ही जाता है, फिर भी जब नेट ग्रिड तुम्हारा आ गया है तो पहलगाम अटैक कैसे हो गया। तो नेट ग्रिड के आने से ऐसा नहीं है कि पॉलिसी फेलियर होगा नहीं, सिक्योरिटी फेलियर्स नहीं होंगे। तो इनका ये मानना है। ये ऑल नेगेटिव चीज़ें दे रखी क्रिटिकल एनालिसिस के नाम पे, बट इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसा कि यूएसए में होता है कि कोई भी आदमी कुछ भी गलत करे तो इससे पता चल जाता है कि ये रिपीटेड ऑफेंडर है या नहीं है। अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा एक मोडस ऑपरेंडी होता है कि कौन सा आदमी किस तरह से काम कर रहा है। ओके। उसी तरह की अगर कोई घटना वारदात होती है तो हम उसको सर्च करेंगे नेट ग्रिड पर, अच्छा ये आदमी था, तो उससे पूछताछ करके जा सकते हैं भाई तुमने तो नहीं किया है ऐसा, है कि नहीं। चौथा, एक डिटरेंस बनता है समाज में कि यार हम कुछ भी करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी नेट ग्रिड पे, इसलिए हम अच्छे से बने रहते हैं, तमीज़ से काम करते हैं। तो इस तरह की जो गुड गवर्नेंस है वो भी इससे प्रमोट होगी। और बाकी का टेररिस्ट एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो है ही है एजेंसीज के बीच में। इसमें पुलिस हो गए, जजेस हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, सारे को इंटीग्रेट करके एक सीमलेस डाटा का फ्लो होगा वन एजेंसी टू अनदर एजेंसी, सब में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इफ़ यू वांट टू कॉपी द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट इज़ द राइट वे टू कॉपी इट, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ western movies, they have this net grid type of integrated information sharing system. ओके। इसमें लेवल ऑफ क्लियरेंसेज अलग होते हैं। अगर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ तो मुझे एक लेवल का क्लियरेंस मिलेगा, अगर मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ तो मुझे हायर लेवल ऑफ क्लियरेंस मिलेगा, अगर मैं कोई आईबी का चीफ हूँ तो मुझे 100% क्लियरेंस भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो लेवल ऑफ क्लियरेंस भी रहते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि दिस इज अबव माई पे ग्रेड। तो उसके बेसिस पे रहेगा। हर कोई आदमी छोटा मोटा आपको ट्रबल नहीं कर पाएगा। ओके। ये सारी बातें हैं इसमें। आई होप आपको ये समझ में आएगा। कैश पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उसने बोल दिया कि आदमी अपनी औरतों को कमरों में बंद कर दें। जिन औरतों को लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है वोट डालने न जाने दें। मैं इसको लिख देता हूँ, लक्ष्मी भंडार स्कीम, ये नाम याद रखना। पूछ सकते हैं कि किस स्टेट से है ये। ओके। इसको पूछ सकते हैं किस स्टेट की है। तो तृणमूल कांग्रेस ये कह रही भैया बीजेपी एंटी वुमेन है ना। तो देखा जाए तो
1000 रुपये पर महीने दिए जाते हैं नॉर्मल वूमेन को, लेकिन अगर वो रिजर्व कैटेगरी से है तो 1200 रुपये इस वूमेन को दिए जाते हैं इस योजना के तहत। और तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है कि देखो ये स्कीम देने से क्या हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस में फीमेल्स के प्रति मतलब फीमेल्स का एंगर नहीं बढ़ा है, पैसा दे के खरीद लिया। मतलब वुमेन को ही देखो कि आरजी कर केस हो गया, कोलकाता में इतने सारे रेप हुए औरतों के, है ना। एक और वो गांव था, कौन सा था, एक वो था जहाँ पे एमएलए ने तृणमूल कांग्रेस के ने बहुत सारी औरतों के रेप किए थे, वीडियोस बनाए थे, देवमपल्ली ऐसे कर कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर इट। संदेश खाली नाम था उस जगह का, यस नाउ आई रिमेम्बर इट, संदेश खाली। तो वहाँ पे टीएमसी के एमपी ने इतने सारे रेप किए औरतों के, पर्टिकुलरली हिंदू वुमेन के, वो मुस्लिम एमपी था। उसके बाद भी फीमेल्स का गुस्सा इस तृणमूल कांग्रेस के प्रति नहीं जागा है। क्यों? क्योंकि 1000-1200 रुपये लेके खुश हैं। ओके, तो यही होता है कि मतलब वुमेन ही वुमेन की सबसे बड़ी एनिमी है, और पैसे लेकर उन्हें रेप हों कुछ भी हों इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस सरकार में। तो ये मेरा इसको बताने का ये मतलब था। तीसरा हम देख लेते हैं कि देखो सिल्वर के प्राइसेस 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026, 1 साल का अंतर है इसमें, 3 गुने पैसे बढ़ गए हैं। 85,900 कुछ की थी, बढ़ के 2,46,000 की हो गई है, 3 गुणे दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है ये माना जा रहा है। तो ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देखो जितनी भी ये गोल्ड की तरह एक प्रेशियस मेटल तो है ही है। सोने का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में नहीं करते हैं, लेकिन सिल्वर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइसेस बनाने में होता है। तो इसको एज ए क्रिटिकल मिनरल यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ी है रिसेंट ईयर्स में। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली अगर नहीं बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। प्लस ये तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि यूएसए ने इसको क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में ऐड कर दिया था सिल्वर को। यूएस ने बोल दिया कि ये क्रिटिकल मिनरल है, तो यूएसए ने क्या किया कि अब ये स्टॉक पाइल करने लगा है, इसको अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे ढेर सारी चांदी, जिससे कि हमें इसकी क्राइसिस महसूस ना हो कभी आगे चल के। तो सारा यही इंपोर्ट करे ले रहे हैं। तो इन्होंने मतलब स्कार्सिटी क्रिएट कर दी है सिल्वर की। ठीक है, दे आर, ये लिखा हुआ है, दे आर स्टॉक पाइलिंग, है ना, दिस क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। और अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स में ड्यू टू टैरिफ फियर, मतलब कहीं चाइना वाइना चूँकि एक्सपोर्ट करता है ना चाइना, तो टैरिफ वगैरह न लगा दे, इसके फियर से इन्होंने स्टॉक पाइल करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट तीसरा जो रीजन है वो मेन रीजन ये है कि चाइना ने जो न्यू रेयर अर्थ पॉलिसी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं एक्सपोर्ट पर, तो उसकी वजह से सिल्वर भी इस लिस्ट में है, तो यूएसए को खतरा लगा हुआ है ना। तो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो ग्लोबल में और भी स्कार्सिटी हो गई है। और इसका एक और रीज़न ये है कि ये देखो हम प्रोडक्शन के अगर इसके स्टैटिक्स देखें तो चाइना में भले ही रिजर्व कम है, हाईएस्ट रिजर्व और उसके मामले में प्रोडक्शन के मामले में मैक्सिको है, लेकिन प्रोसेसिंग देखो बीजिंग जो है ना बहुत तगड़ा काम करता भाई। वर्ल्ड का डोमिनेंट प्रोसेसर है ये सिल्वर का, सबसे ज़्यादा प्रोसेस यही कर डालते हैं। $5.6 बिलियन के सिल्वर ओर खरीदते हैं, ये सिल्वर नहीं खरीदते हैं, उसके ओर्स खरीद लेते हैं, उसमें से फिर इसको प्रोसेस करते हैं। $6.3 बिलियन के ओर्स को ये मतलब चांदी को 6.3 बिलियन की को बेच डालते हैं मार्केट में। नहीं समझे? इंडिया उल्टा करता है। इंडिया हम लोग $6.4 बिलियन का रिफाइंड सिल्वर परचेज करते हैं। बताओ यार, 21% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 21% तो हम ही चांदी खरीद डालते हैं। कैसा हो कि इंडिया का ही कोई आदमी एक ऐसी कंपनी डाले कि हम सिल्वर की ओर्स को खरीदेंगे और उसको गलाएंगे और उससे रिफाइन करेंगे और चांदी को बेचेंगे, तो कितना अच्छा ये काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो चाइना ये काम करता है, इसलिए इसके दाम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2026 की। देखो कितना बड़ा हो गया। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 2026 में ये बोला है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये कह रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो अच्छा होता है अगर वो पॉलिसी को इम्प्रूव कर रहा है, हमारी रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के क्रिटिसाइज़ करने चले आ रहे हो किसी भी बात पे। इम्प्रूव करने के लिए क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, ही इज़ अ चैड, ही इज़ अ वेरी गुड मिनिस्टर। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जब तक ये खुल रहा है तब तक। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई इट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि इंडिया ने बहुत सारी प्रोग्रेसेस की हैं। ओके, वो कागज़ पे दिखती हैं वो प्रोग्रेसेस, है ना। तो ऐसे ही नहीं क्रिटिसाइज़ करो।
तो फ्रेडरिक्स नेटिजर का इसने एक कोट किया है, द फिलोसोफर्स मस्ट बी क्रिएटर ऑफ वैल्यू नॉट अ मेयर क्रिटिक और स्पेक्टेटर। जो तुम अपने आप को फिलोसोफर कहते हैं हमारे अपोजिशन लीडर वाले, तो वो उनका काम केवल क्रिटिसाइज करना नहीं है, उनका मतलब है कुछ वैल्यू क्रिएट करो अपने आर्गूमेंट से। ओके, वो उन्हें लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसोफाइज करना है चीज़ों को, ना कि इसकी लाइफ के अगेंस्ट होके हर चीज़ को गाली न देने लगो। फिर इन्होंने कुछ डाटा दिया है कि क्या क्या काम हुए हैं अच्छे। नीति आयोग अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देता है, तो 24 करोड़ इंडियंस को इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 14-15 से लेकर 22-23 तक ऊपर कर लिया है। पहले 30% जनता गरीब हुआ करती थी, अब वो 11% जनता गरीब हो गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हम 45 लाख करोड़ रुपए 2025 में बांटे थे हमने, समझ रहे हो कि नहीं। हमने जन धन अकाउंट्स बहुत सारे खुलवाए, 56 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हमने जन धन अकाउंट खुलवाए हैं। क्लियर है कि नहीं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मैं 3-4 दिन से बता रहा हूँ 2.1% रह गए हैं। 11% हुआ करते थे 2018 में। ये भी मैंने बताया था 2018 में 11% क्यों हुए थे ये, क्यों, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें इसको उजागर ही नहीं होने देती थी, छुपा लेती थी। ओके, तो बीजेपी ने बोला कि सारे बैंक अपने एनपीएस को बताएं, उसके बाद तुरंत ये बढ़े थे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ अगेन। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन वाले और दुनिया वाले कह रहे हैं इंडिया कैन नॉट बिल्ड एट लार्ज स्केल। तो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा चेंज हुआ है भाई, हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्शन में किया है, जॉब्स जो हमने बहुत सारी क्रिएट्स की हैं, है ना। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं, हाईएस्ट रिकॉर्ड हाई पहुंच गया हमारा 2024-25 में। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो $825 बिलियन का, $825 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज। मैं टारगेट आपको बता चुका हूँ, $2 ट्रिलियन का टारगेट है हमारा 2030 तक ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इन्होंने बताया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच, टारगेटेड अप्रोच पहुंचाई है। ओके, और जल जीवन मिशन के थ्रू हम पानी भी पहुंचा रहे हैं। प्लस आयुष्मान भारत जो स्कीम है पीएम जय, 42 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमने इश्यू कर दिए हैं। पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत हमने 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दे दिए हैं, तो वुमेन की कंडीशन भी हमने सुधारी है। फेडरलिज्म के क्षेत्र में भी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारी जितनी भी स्टेट हैं इन्होंने ये शो किया है कि मतलब कि फास्टर क्लियरेंसेस मिल रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, तो बहुत जल्दी जल्दी इनमें तरक्की भी हो रही है इन सारे स्टेट्स में जो बीमारू माने जाते थे। प्लस देखा जाए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को नीति आयोग प्रमोट कर रहा है, बहुत सारे वो इंडेक्सेस ला के, है ना। तो ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि इंडिया की स्टोरी है वो अभी फिनिश नहीं हुई है, वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। ओके, तो ये कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ को। देखो, मोदी की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, और हमारे मोदी की बुराई करी इसने, बहुत बुरा वाला बोला ट्रंप ने मोदी को, उसके बाद भी हम शांत होके हम रिएक्ट नहीं किए। दिल्ली चोज नॉट टू रिएक्ट। मोदी ने इसलिए रिएक्ट नहीं किया है, ये एक तरह से शिवजी भगवान ने जैसे जहर का घूंट पिया था ना लोगों के लिए, अर्थ पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, वैसे ही है। अपने देशवासियों के कल्याण के लिए हम ट्रंप की ये बकवास सुन रहे हैं अगले 3 साल तक। क्लियर है कि नहीं। प्लस मीडिया ने खुद ही, ये ट्रंप देखो कितना झूठा आदमी है, ये खुद ही एक्सपोज करे दे रहे हैं इसको, बिना फैक्ट के कुछ भी बोले जा रहा है ट्रंप इस समय। इट इज़ हाईली डिसरेस्पेक्टफुल, नाइदर इंडिया नॉर द वर्ल्ड विल फॉरगेट दिस। क्योंकि इसने केवल मोदी के बारे में नहीं, सारे कंट्रियों के बारे में ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप देखा जाए तो जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस का, उसके लिए भी इसने बहुत ही भद्दी भाषा में यूज़ किया था, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं हम, ऐसे करके कुछ बोला था। दिस इज़ हाईली रॉन्ग। इस आदमी की शक्ल देख लो, शीले वालिया, अब ये शीला की जवानी है वालिया है, आई डोंट नो व्हाट। इनको गधे की एक इमेज देखी गाजा की, और उसमें एक गधे की फ़ोटो देख ली और ये ब्रोक हो गए, मतलब इनके आंसू आ गए, समझ रहे हो। मतलब गाजा में गधे की इमेज को देख के ये आदमी इमोशनल हो जा रहा है, और इसने इतना अच्छा आर्टिकल इस पर पब्लिश कर दिया, नहीं समझे। लेकिन बांग्लादेश पे इतने सारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, उसके लिए ये बेचारे ब्रोक नहीं हुए, उसको देख के इनकी आत्मा नहीं पिघली। जाहिर सी बात है कि ये इस तरह के लोग ना बिके हुए होते हैं। मैंने इसका फ़ोटो सिर्फ इसीलिए जाना है क्योंकि जो गधे हैं ना, गधों को ही देख के इमोशनल हो जा रहे हैं गाजा वालों को, शीले वालिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूएसए इज एक्टिंग एज लाइक अ बुली। ये यूएसए इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं ना, तो ये सभी से लड़ना चाह रहे हैं कि आओ लड़ो,
जिससे कि हमें बहाना मिल जाए और हम तुम पे अटैक कर दें और हम तुमको तहस नहस तबाह करके रख दें। तो वही है, वेनेजुएला से रशिया का फ्लैग लेके ये शिप जा रही थी। ओके, रशिया का फ्लैग लगा हुआ था इस पे और इसको सीज कर दिया। बताओ, वेनेजुएला से जा रहा था अटलांटिक ओशियन में। अभी रशिया वाले कुछ कर देंगे तो पूरे नाटो का आर्टिकल 5 ये इनेक्ट करेंगे और पूरे नाटो को लेकर लड़ने पहुंच जाएंगे रशिया के खिलाफ। इट्स हाईली रॉन्ग। ओके, नेतन्याहू ने गाजा के बारे में बता दिया है कि हम इनकी क्या हालत करने वाले हैं। मोदी को फ़ोन कॉल हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ताइपे। चाइना ने बहुत सारे मिसाइल फायर किए थे अभी। इन्होंने एक जस्टिस मिशन लॉन्च किया हुआ था उस टाइम पे कि हम जस्टिस करके दम लेंगे। ताइवान जब चाइना के अंडर में आ जाएगा तभी जस्टिस होगी। तो ये जस्टिस मिशन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने किस कंट्री के अगेंस्ट लॉन्च किया हुआ है। तो ये चाइना ने ताइवान के अगेंस्ट लॉन्च किया हुआ। जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अपार्थीड की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऐसा सोते रहते हैं, पता नहीं क्या इनकी आदत है। कल परसों मैंने आपको अफगानिस्तान में बताया था, जब इस्लामिक एमिरेट्स इस्टेब्लिश किया है तालिबान ने, तो वो जेंडर अपार्थीड कर रहे हैं। नहीं समझे? अपार्थीड होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, रेस, कास्ट। तो तालिबान क्या कर रहा है? जेंडर अपार्थीड। ओके, औरतों और आदमियों के बीच में। तो औरतों के खिलाफ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि पूछो मत। पढ़ने नहीं दे रहे, उठने बैठने नहीं दे रहे, मुंह उगार के बाहर जा नहीं सकती हैं, खा नहीं सकती हैं, आदमियों में बैठ नहीं सकती हैं। दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कुछ नहीं बोला। लेकिन इजराइल जो कि कुछ नहीं कर रहा है वेस्ट बैंक में, तो उसके खिलाफ कि ये वेस्ट बैंक और गाजा के लोगों के साथ अपार्थीड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसको एंड करने के लिए तुरंत बोल दिए हैं। ईरान वाले, ट्रंप ने बोला है कि जैसे मैंने वेनेजुएला को सबक सिखाया है और ये ईरान वाले अपने प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, है ना, इस्लामिक रिपब्लिक में जो वो चल रहा है ना प्रोटेस्ट, तो हम जो है सबक सिखा देंगे, ईरान को अटैक कर देंगे, ऐसा करके बोला है। तो ईरान का जो वो है, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, खामिनी, अयातुल्ला खामिनी आई थिंक। तो उसने बोल दिया कि अगर तुम हम पे अटैक करने की बात कर रहे हो, हम पहले ही तुम पे अटैक कर देंगे। नहीं समझे? तो मैंने कहा ये बता दूं ईरान में क्या चल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर क्या होता है? देखो, डॉलर किसकी ऑफिशियल करेंसी है? किस कंट्री की ऑफिशियल करेंसी है? यूएसए की है। तो पेट्रो डॉलर क्या है? तो बहुत सारी कंट्रियों के फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर्स रहते हैं। ओके, वो कैसे कमाती हैं? तेल का भंडार करके कमाती हैं। जैसे यूएई है, उसके फॉरेन रिजर्व्स में कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े होंगे। ठीक है, वो उसने कैसे कमाए होंगे? पेट्रोल को बेच के, मतलब ऑयल को बेच के कमाए होंगे। तो जो पैसा ऑयल को बेच के इन्होंने कमा लिया है ना, उस डॉलर को हम क्या बोल देते हैं? पेट्रो डॉलर। ओके, फिर इसी डॉलर का ये लोग क्या यूज़ करते हैं? ये यूएसए में लगा देंगे उसी पैसे को, या और कंट्रियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी की वजह से मतलब ग्लोबल जो कंट्रीज़ हैं डॉलर का इतना सारा यूज़ करती हैं, इसी की वजह से डॉलर हमेशा स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहता है। इसकी डॉलर की वैल्यू गिरती नहीं है कभी भी। तो इसका ये मानना है कि अभी रिसेंट ईयर्स में पेट्रो डॉलर की वैल्यू पे खतरा आ गया था कि इसकी वैल्यू वीक हो सकती है। तो वेनेजुएला का अगर ऑयल ये एक्सपोर्ट करने लगेंगे यूएसए वाले, तो पेट्रो डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मतलब डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये डिबेट स्टार्ट हो गई है। नहीं समझे? तो ये है इसका मानना। तो ये वीक क्यों हुई थी? पेट्रो डॉलर वीक क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो, जैसे युद्ध हुआ ना, तो रशिया का रूबल और इंडिया का रुपया है, हम लोग रूबल और रुपए में ट्रेड करने लगे। इंडिया और यूएई भी अपना रुपए में और दिनार में ट्रेड करने लगे थे, है ना। चाइना भी अपना रैनबैंग भी यूज़ करता है। प्लस ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है। तो धीरे धीरे करके हम जो डॉलर है उसको लीव कर रहे थे, फेज आउट कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, है ना। तो उसी की वजह से ऐसा संकट आया हुआ था कि जो डॉलर है वो ग्लोबल करेंसी नहीं रहेगा। तो अब अगर ऐसा हो गया कि वेनेजुएला का ऑयल ये एक्सपोर्ट करने लगे, तो भाई डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है आगे आने वाले समय में। जो लोग इस समय अभी डॉलर को परचेज कर लेते हैं, मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, उसके मान लो मैं कितने 10,000 डॉलर्स परचेज कर लेता हूँ, तो आगे आने वाले समय में अगर ये वेनेजुएला वाला काम हो जाता है, तेल बेचने लगते हैं, तो उनके दोगुने पैसे होने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे। आई थिंक 20% इंटरेस्ट रेट पे उनके पैसे बढ़ेंगे एटलीस्ट, है ना। तो अभी इस समय देखो, वेनेजुएला 1 मिलियन बैरल्स ही ऑयल मतलब उगा रहा है। एक दिन में 1 मिलियन बैरल्स ही तेल निकाल रहा है। टोटल इसमें
300 बिलियन बैरल्स हैं। इसका मतलब है 3 लाख मिलियन बैरल्स हैं। मतलब 1 मिलियन बैरल पर डे निकालेंगे तो 3 लाख दिन तक ये तेल निकाल सकते हैं। 3 लाख दिन बहुत हो गए भाई, 1000 साल हो गए लगभग। ठीक है कि नहीं? तो अगर जब 5 मिलियन बैरल भी कर देते हैं प्रोडक्शन, 5 गुना भी बढ़ा देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सफिशियंट। 17% है वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व। तो इसी की वजह से है कि ये पेट्रोल मतलब डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, तो ये पेट्रो डॉलर की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट टारगेट्स में इंडिया की क्या प्रोग्रेस रही है पेरिस में, उस आर्टिकल को बताता है। लेट मी टेल यू दिस। पेरिस समिट की बात कर लेते हैं। एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने 33 से 35% का टारगेट रखा था। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का हमने 50% का टारगेट हमने बढ़ा के कर दिया था, ये पुराने ही टारगेट दे रखे हैं। प्लस 2.5 से 3 बिलियन टन्स का हमको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का टारगेट करना था थ्रू फॉरेस्ट। कई सारे टारगेट्स हमने अचीव कर ली हैं। एमिशन इंटेंसिटी को देखें तो 36% हमने ऑलरेडी कम कर ली है। ओके, इसका टारगेट हमने बढ़ा के 40% का कर दिया था, वो पुराना टारगेट था। नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल्स का देखें तो ये पुरानी बात लिखी हुई है, हमने इसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 51% हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड बिजली आती है। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की बात करें तो 2959 मतलब 2.9 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2020 से अब तक हम सीक्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब है ना, एमिशंस को कम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम अगर इसको देखें, नेट जीरो का टारगेट हमारा 2070 का है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हाँ देखो, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की कैपेसिटी यहाँ पे दे रखी है। 2015 में 30% ही हम नॉन फॉसिल फ्यूल से लेते थे। 2025 जून तक आते आते हमने 51.5%, समझ रहे हो, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से लेने लगे। मतलब बिना फॉसिल फ्यूल्स के, बिना पेट्रोलियम के, कोयला के हम बनाने लगे थे ये। ओके, सोलर एनर्जी जो हमारी हुआ करती थी 3 गीगावाट 2014 में, इसको बढ़ा के हमने 111 गीगावाट कर दिया। मतलब समझ रहे हो कितना मैसिव जंप है ये। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, विंड एनर्जी 21 गीगावाट हुआ करती थी, ये 52 गीगावाट हो गई है लगभग। बहुत सारा हमने इसमें एडवांसमेंट किया है। नेक्स्ट अगर देखें, जो 500 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है हमने, मतलब बिजली बना लेनी है इतनी, 495 गीगावाट ऑलरेडी हो चुकी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें बताने लायक क्या है, हाँ, जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का वो हमको लगाना है ना, फॉरेस्ट लगाने हैं, तो इसका भी टारगेट ये कह रहे हैं कि हमने 2.29 बिलियन टन्स का तो ऑलरेडी कर ही लिया है। फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट्स अगर देखें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें, तो इतने का हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2005 के लेवल से देखा जाए तो। और देखो कैंपा फंड, इसके लिए हमने क्या क्या किया है फॉरेस्ट लगाने के लिए। कैंपा फंड स्कीम 2016 में लेके आए थे। ग्रीन इंडिया मिशन हमने लॉन्च किया हुआ है। तो मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका ये मानना है। नेक्स्ट, कैन प्राइवेट रिजर्व रीस्टोर वाइल्ड लाइफ। जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो क्या ये प्राइवेट ओनरशिप इसकी होनी चाहिए? इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पॉपुलर कहाँ पे है? अफ्रीका में। प्राइवेट रिजर्व्स आर पॉपुलर इन अफ्रीका, लेकिन इंडिया में भी ये हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल टूरिज़्म हम कर सकते हैं। रिजर्व्स में घूमने फिरने लोग जाते हैं, तो अगर इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सरकारी लोग तो खुद ही बेच खाते हैं सारी चीज़ें। बांग्लादेश पे हमने बैन कर दिया था, तो बांग्लादेश वाले आईसीसी पहुंच गए, मतलब आईपीएल से बैन कर दिया था ना इनको। मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लिया था, निकाल दिया बाहर। तो उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। जो टूर्नामेंट वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का इंडिया श्रीलंका में, तो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारी वेन्यू चेंज कर दो, हम जाएंगे श्रीलंका में, वहाँ खेलेंगे हम। आईसीसी वाले ने बोला खेलना है तो इंडिया में खेलो। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया में हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी को खतरा है, तो इंडिया वालों ने कहा कि खेलना है तो इंडिया में खेलो, नहीं तो अपने पॉइंट्स लो और निकल लो बाहर। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भाग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है इनकी फजीयत होने वाली है। और ये शशि थरूर जी, इनकी मोरालिटी इंडिया के लिए ही चलती है। इन्होंने कहा कि प्लेयर्स को खेलने दो, डिप्लोमेट्स को डिप्लोमेसी करने दो। एक लाइन लिखना भूल गए जे कि मुस्लिम्स को, हिंदुओं को मारने दो और सरकार को अपने काम करने दो। क्या ज़रूरत है बीच में पढ़ने की? ये तब कहाँ थे भाई जब रशिया को बैन कर दिया था, तब ये इन्होंने ओलंपिक्स कमेटी को तो नहीं लिखा कि ये गलत कर रहे हैं। ही इज़ एन एमपी भाई, ग्लोबल लीडर हैं ये, इनकी बहुत अच्छी इमेज है, केवल इंडिया को ही ज्ञान देने के लिए है ये। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ।